जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोज़ी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। यार आप यहाँ पे देखें ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है। वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके। हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया, कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो है नाको चने एक दफा चुपवाया। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहां से कहां तक ले चला गया है। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे। बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था, ठीक है। जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो कोई मजहब हो, ठीक है। हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। तो यार जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं चाहता। 4 भी कह देते हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है। हालांकि हकीकत कुछ उस देर बाद है, लेकिन बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके CEO कौन बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है। तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें और जंग छोड़ दें और अवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है। किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि इसराइल की तरफ से खबर है कि 1 लाख इंडियंस को वो वीज़ा देना चाहते हैं ताकि इंडियंस वहां पे आके एज ए लेबर, एज ए वर्कर काम कर सकें। और इस न्यूज़ के पीछे जो ऑथेंटिक बात है, रीज़न क्या है कि 1 लाख वर्कर की अचानक इसराइल को ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे जो इस टाइम करंट सिचुएशन चल रही है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशान भाई। वालेकुम सलाम। क्या आप पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, सब ओके है? अल्लाह का करम है, ठीक हो गया। टॉपिक आपको पता चल गया कि ये एक बड़ी खबर है कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब ये है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हों चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। जैसे देखिए अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था और इंडिया का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था। नहीं, रद्द-ए-अमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन, जब US ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है,
ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फ़लस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है। वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके ने डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी यार, ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है, लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे। आपको पूछने वाला कोई नहीं, यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक हो गया। डेमोक्रेसी नहीं है। थोड़ा सा साइड पे आ जाए, डेमोक्रेसी एक और चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की यूथ है खासतौर पे, वो इन चीज़ों को क्यों नहीं समझ रही। हम यूएस सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं, अमेरिका की अगर बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे ये कहते हैं नहीं नहीं वो तो है भी नॉन मुस्लिम, वो है भी हमारे खिलाफ, वो यहूदी हैं, काफर हैं, कभी हमारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन जाना हम सबसे ज़्यादा उधर। कौन कहता है यहूदी और काफिर आपके दुश्मन है? आप हर किसी के साथ तिजारत कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ कारोबार कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये इंसानियत होती है, इसमें ये नहीं होता मजहब का कोई इसमें फर्क नहीं होता। मेरे मानने में तो ये है कि आप हर इंसान के साथ कारोबार भी कर सकते हैं। और यार देखो, इंडिया ने आपको साबित किया, इंडिया के अंदर कितने मजहब हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा। आप हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। और मैं तो जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है उसको तो मैं दाद देता हूँ कि यार उसने अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ तक ले चला गया। वो ठीक है, ये आप एजुकेटेड हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। और अब पाकिस्तान की अगर खासतौर पे बात करें, यहाँ पे यूथ इन चीज़ों को समझने लगी है कि भाई हमें 75 साल में कितना जज्बाती नारे और जज्बाती स्टेटमेंट के पीछे लगा के रखा, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज कितना आगे चले गए। आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन यही यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, अगर कैमरामैन दिखाए, आपको लगता है कि अगर यही स्टेटमेंट हम इनके साथ शेयर करें कि भाई ये भाई कह रहे हैं दिलशाद भाई के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को दाद देता हूँ, तो वो कहेंगे यार ये तो एजेंट है, ये तो जो था, ये क्या बात कर रहा है? क्या मैंने पहले भी कहा था, तो मुझे कई लोगों ने राह का एजेंट कहा था। अच्छा, ठीक है, तो वो कोई मसला नहीं है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी एक अनबाइस्ड ओपिनियन देता हूँ, ठीक है, किसी को पसंद आती है ठीक है, नहीं आती तो वो अपना हिसाब खुद करे। और ये मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ, मैं आपको ये गारंटी से बात कहता हूँ, हमारी वीडियोस रिकॉर्ड के तौर पे मौजूद रहेंगी, 10 साल बाद भी मौजूद रहेंगी। आज जो लोग हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये एजेंट हैं या ये चीज़ें, 10 साल बाद उनकी मजबूरी होगी कि वो यही स्टेटमेंट दें कि भाई हमने रिलेशन बेहतर करने हैं जी, हमने फॉरेन पॉलिसी बेहतर करनी है। क्योंकि जब हमें तोते की तरह जो सिखा दिया जाता है, कभी हम तुर्की के पीछे लग जाते हैं, तुर्की हमारा हीरो, कभी ईरान के पीछे, ईरान हमारा हीरो, कभी हम अपना यूएई के पीछे, सऊदीया के पीछे के वो हमारा हीरो। एक टाइम आएगा कि आपको नहीं लगता कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करना मजबूरी? मैं तो कहता हूँ सर, इंडिया के साथ आप जितनी जल्दी रिलेशन बेहतर करेंगे उतना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और हमें ट्रेड करनी भी आसान होगी। अब देखिए, हमने पिछले 74 साल से जंग खेल लिया, कुछ नहीं मिला हमें, और ना इससे चीज़ों को रिजल्ट निकलना है। तो इंसान के बच्चे बन के अपने रिलेशन बेहतर करें। और देखें, इंडिया और पाकिस्तान, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टेबल टॉक हो, निगोशिएशंस हो, मुज़ाकरा, तो हम बैठ के बात करें। लेकिन उसके लिए अब मसला ये है ना कि हमारे पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी तो हो ना। हमारे मुल्क के अंदर तो ये हिसाब है डेमोक्रेसी का कि पिछले 7-8 महीने हो गए हमारी पंजाब की गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई, अभी तक हमारी नई हुकूमत नहीं आई। अब मुझे बताएं किस तरह पूरी दुनिया आपके ऊपर, उस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कर लेगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है। और आपने भी खबर सुनी होगी, इस हफ्ते में नंबर 1 एजेंसी हमें कहा जाता है हमारे पाकिस्तान की, खाक नंबर 1 एजेंसी है यार ये। इनके लोगों को कॉल रिकॉर्ड्स करने के अलावा इनको कोई काम ही नहीं है। और इस हफ्ते में 3 से 4 अटैक हो चुके हैं, हमारे नौजवान सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों की जानें जा चुकी हैं। क्या कहेंगे यार? वो असल में मसला ये है ना कि वो मुल्क, हमारे मुल्क को, हमारी अवाम को फतह करने पे लगे हुए हैं। ठीक है, वो दूसरों के लिए नहीं लड़ रहे जो दुश्मनों के साथ लड़ना होता है। और इनका जो किरदार रहा है ना पिछले 74-75 सालों में, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं मजीद उस टॉपिक में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर आपने दुनिया के अंदर एक इम्पैक्ट पैदा करना है तो सबसे पहले अपने आप को
इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करें, पॉलिसीज को बेहतर करें, एक पॉलिसी बनाएं। आपकी क्या पॉलिसी, अब मुझे बताएं, रशिया और यूक्रेन की वार के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ की क्या पॉलिसी थी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की क्या पॉलिसी थी, दोनों आपस में जो दोनों एक पेज पे ही नहीं थे। अब मुझे बताएं, जब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रशिया का दौरा करने जा रहा है, आर्मी चीफ की क्या औकात है कि यहाँ पे बैठ के वो कंडेम करे? ठीक हो गया। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन तो थोड़ा पुराना हुआ केस, हालांकि अभी भी वो सिस्टम नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बात कर रहा हूँ example दे कि रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कह दी तो पीछे उसका वो मुलाजिम है, उसने उसकी बात को मानना है। अब मुझे बताएं, क्या ये ऐसा हो सकता है कि मोदी एक स्टेटमेंट दे और उसका जो आर्मी चीफ है या फॉरेन मिनिस्टर है वो उसको निगेट कर दे? अभी तक देखने में नहीं ऐसा चाहे। आप मुझे तारीख में दिखा दें ऐसे देखने में आया हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो अभी हमास और इसराइल की जंग चल रही है, कहा यह जा रहा है इस्लामिक कंट्रीज में, खासतौर पे पाकिस्तान में, ये कहा जा रहा है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि जो सच है या जो मुझे लगता है कि ये बात करनी चाहिए मैं करूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। ये कहा जा रहा है कि भाई हमास ने बड़ा जबरदस्त कर दिया, देखो जी 70 साल से जुल्म हो रहा था, 60 साल से जुल्म हो रहा था, उन्होंने देखें अटैक कर दिया। 60 साल में जितने लोगों की जानें गई, इसराइल हमास की बात करें, फलस्तीन बर्मा की बात करें, क्या उससे ज्यादा जाने या उतनी जाने ये 10, 15, 20 दिन में नहीं चली गई? देखिए जी, हम तो इंसानियत के साथ हैं। जब हॉलोकास्ट हुआ था यहूदियों के खिलाफ, हम उसके भी खिलाफ थे, वो बिल्कुल गलत हुआ था। ठीक है, जब भी जहाँ पे बगैर किसी वजह के, बगैर रीजन के कत्लो गारत होगी, हम उसको सपोर्ट नहीं करें, चाहे वो कोई मजहब हो। ठीक है, हम इस चीज को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इंसानी ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर हैं। ये चीज है, ठीक है, कोई किसी के ऊपर फौकियत हासिल नहीं है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको बताता हूँ, अब इसके पहले हिस्ट्री की तरफ जाते हैं ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। पहले नंबर पे तो इसराइल जब यहाँ पे आबाद होने लगे थे, यहूदी यहाँ पे आबाद होने लगे थे, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि उनको जगह किसने फराम की थी, शेल्टर किसने फराम की थी? अपनी पैसे लिए, पैसे लेके जमीनें बेची उनको महंगे दामों, और अब वही उनके गाटे फिट हुए हैं। इससे पहले की अगर बात करें, उससे पहले हिस्ट्री की बात करें, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे पहले उस एरिया में पहले रहते ही यहूदी थे, उसके बाद वो माइग्रेट करके गए और यहाँ पे मुसलमान? जी, यहाँ पे यहूदी और ईसाई रहते थे, मुसलमान यहाँ पे बहुत कम रहते थे। लेकिन ये जब खिलाफत आई तो उसके बाद बाकी वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बाद वो आगे। लेकिन अभी मैं आपको इनका, जब आपको पता है कि इसराइल एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, उसके पास एटॉमिक पावर भी है, वो तकरीबन उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन है वो एटॉमिक पावर, उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा है। आप मुझे बताएं, आपको जरूरत क्या थी कि ऐसी जंग में हिस्सा लेने की? और चले, हर एक की अपना अपना शौक, अपनी अपनी मर्जी है, हम ये नहीं कह सकते जरूरत क्या थी, वो उनकी सिचुएशन उन्होंने। लेकिन जब जंग अब बाद में आप कर ले तो ना करें, आप ये तो ना, पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात आपने जगा दिए। इधर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम जिहाद के लिए जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, और उधर जिहाद के लिए ये सबसे पहले तो ये जो जिहादी लोग हैं ना, जिनको बड़ा शौक है जिहाद करने का, जरा जाएं उधर, बॉर्डर खोल दें। मैं पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, इसको कहता हूँ बॉर्डर खोल दो, चले जो इनको शौक पूरा कर लेने दो। मैं आपको बताता हूँ, ये लोग सिर्फ एसी वाले कमरों में बैठ के लोगों को ये बातें बताने के काबिल है, जिहाद करो जिहाद करो। उधर से वो रॉकेट लॉन्चर लेके आए, इधर से तुम डंडे लेके जाओगे? बेशर्मो, पहले अपने आप को तैयार तो करो उस चीज के लिए। ये चीज़ है नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है वो एक अलग एलिमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तरफ आप ये कहते हो कि हमने बहुत अच्छा किया, जंग शुरू कर दी, तो आप अपनी बात पे कायम क्यों नहीं रहते? एक रखें, या तो आपने कहा है कि हमास सही कर रहा है तो फिर आप उसको सपोर्ट करें, पॉलिटिकली भी सपोर्ट करें, सोशली भी करें, इकोनॉमिकली भी सपोर्ट करें। कौन सी नॉन, मतलब ये है कि पूरी दुनिया में बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू यहाँ पे जो सा वो अगर आप इस पे नहीं है तो फिर पूरी दुनिया के साथ, एक तरफ तो आपने हमला कर दिया, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मजलूम बने हुए। पाकिस्तानी अवाम को ये मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, इसलिए मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि देखो, जब आपको पता है कि जो इसराइल है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड कंट्री है, आपको उससे पंगा लेने की जरूरत ही नहीं थी। नहीं, उसमें ये कहा जाता है ना कि अल्लाह की तरफ से मदद, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, लेकिन अल्लाह पहले ये भी तो कहता है ना कि पहले भैंस जो है वो किले के साथ बांधो, उसके बाद अल्लाह पे तवक्कुल करो। ये नहीं कि भैंस खुला छोड़ दो और आप कह दो कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हैं। एफर्ट्स मैटर करती हैं। आपने ये पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट ने कल परसों फोन किया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने ये बोला है कि इसराइल और हमास की जो इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इसराइल को थोड़ा सा मतलब है कि आप अपना फोर्स करें या उनसे ये कहें कि भाई ये मामला को खत्म करें, यानी कि इंडिया को फिर कहा जा रहा है जंग बंदी के लिए भी। क्या 57 कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC है, ये सब लोग ये 57 जो कंट्रीज हैं ये कुछ भी नहीं कर सकती। इन्होंने पहले भी मुसलमानों के मुफादात का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। इनके आपस में ये एक पेज के ऊपर अपने बेनिफिट्स के ऊपर है। अब सऊदी अरब जो है वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर चल रहा है, ठीक है। बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वो हमारा दोस्त मुल्क है, होगा दोस्त मुल्क, लेकिन वो अपने बेनिफिट्स के ऊपर काम कर। अब ईरान के पिछले 2-4 दिनों से मैं सुन रहा था कि जी आपके पास इतने घंटे का टाइम है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे तब भी ये लग रहा था कि ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की और ईरान की अवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए। लेकिन मैं पूरी अवाम को सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर अगर हल है तो वो सिर्फ पीस है, जंग का कोई फायदा नहीं है। मुज़ाकरात से मामला हल करें और देखें दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अल्लाह के वास्ते अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, अपने आप को साइंस में आगे करें, अपने आप को टेक्नोलॉजी के अंदर आगे करें, उन चीज़ों से आप आगे जाएंगे। देखें
जर्मन वो कौन सा मुल्क था, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह हो गए थे, लेकिन दोबारा खड़े हो गए ना, वो एजुकेशन के बिल पे खड़े हो गए, टेक्नोलॉजी के बेस पे खड़े हो गए। तो यार आप इंडिया देखो ना, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी के ऊपर कितना आगे जा रहा है, बहुत आगे। और ये आज के दौर में मैं ये बात क्लियर करता चलूं, जब हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया था रिएक्शन लेना या लोगों से बात करना, तब ये कुछ लोग कहते थे हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन जब फैक्ट के साथ बात की यार जब हमें अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया से कंपैरिजन ना यार किया करो। जब हमने पाक स्टडीज ये पढ़ रखी है कि हम 3 जंगें जीते हुए हैं, अब मैं इस पे जा नहीं कुछ चाहता, चार भी कह देते कुछ हैं, 4 भी कह देते हैं। मुझे लगता है कि ये जब से पाकिस्तान बना है इन्होंने जंगें शुरू कर दी हैं, ठीक है, हालांकि हकीकत कुछ है उस देर बाद है, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहता हूँ कि भाई अपने आप को सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान अगर चाहता है ना कि वो इंटरनेशनल मामलात के अंदर उसका एक इम्पैक्ट हो, उसकी एक पोजीशन हो, जैसे इंडिया की आज पोजीशन है, तो इसको चाहिए कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा होना चाहिए, स्टेबिलिटी हो, दूसरे नंबर पे एजुकेशन हो, तीसरे नंबर पे टेक्नोलॉजी हो यहाँ पे हो, और चौथे नंबर पे फिरका वराना फसादात, मजहबी फसादात को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आप हमेशा एक बात ध्यान में रखिए, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर हैं। ठीक हो गया। एक मुल्क में एक हिंदू का भी वही किरदार होता है मुल्क की तरक्की में, एक मुसलमान का भी, एक यहूदी का भी। इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान। यार आप यहाँ पे देखें ना, इंडिया के अंदर ईद की छुट्टी होती है, दिवाली की छुट्टी होती है, सारी छुट्टियां मनाई जाती है ना, ठीक है, वो कितनी बड़ी डेमोक्रेसी है। सबसे पहले आप डेमोक्रेसी को प्रिवील करें, और आपकी बात तब ही मानी जाएगी जब आपकी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी और जब आप इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे। अब वो इकोनॉमिकली पावर, मुझे बताएं, कनाडा का पिछले दिनों रिसेंटली मसला चला, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सके, हालांकि कनाडा एक अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके मुकाबले अब इंडिया कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने जो से नाको चने एक दफा टेकने पे मजबूर कर दिया। कनाडा को पहले शायद ऐसा लगा कि भाई इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, हम कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग वे में जो सा रिस्पॉन्स दिया, रिएक्शन दिया, अभी कनाडा ये कह चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि भाई हम रिलेशन दोबारा से बेहतर करना चाहते हैं। सर अब देखे ना, ईरान को क्या जरूरत पड़ी कि उसने जाके इंडिया से बात की कि हमारे रिलेशन बेहतर करो। आप मुझे बताएं, अगर एक फिजिक्स का प्रोफेसर है, आइंस्टाइन की इक्वेशन पूछने जाएंगे तो फिजिक्स के प्रोफेसर के पास जाया जाएगा जो उस पोजीशन पे होगा। पाकिस्तान के पास क्यों नहीं? अब 57 इस्लामिक कंट्रीज डूब के मर जाओ, तुमसे एक मसला नहीं हल हुआ, तुम्हें फिर उसके पास ही जाना पड़ा है। दिलशाद भाई, बड़ा मुझे इशू ये है, देखे मैं किसी भी, ये ऐसी एक मजहबी मामला है, यहाँ पे बहुत से जज्बाती लोग भी मौजूद होते हैं, हम कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, ये यहाँ पे कल सर तन से जुदा होने वाला मामला भी हो सकता है। मेरा कोई इशू नहीं किसी के साथ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक दिन आप ये स्टेटमेंट दो कि हमास ने बिल्कुल ठीक किया, पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज उसके साथ हैं, ईरान ये स्टेटमेंट दे कि भाई 2 दिन बाद हम जो है वो इसराइल पे अटैक कर देंगे, उधर से तुर्की जो है स्टेटमेंट दे हम तेल बंद कर देंगे, उधर से सऊदीया स्टेटमेंट दे के हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और तीसरे चौथे दिन आप कहो कि हम जंग बंदी की तरफ आते हैं, हम रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। यानी आप लोगों को जज्बाती तौर पे, मेंटली तौर पे कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं, अपनी पब्लिक को, चाहे वो पाकिस्तान की हो, ईरान की हो। आपको नहीं लगता नफरतें जो पाकिस्तान की पब्लिक में बढ़ चुकी हैं ये कम होंगी ये इसराइल को लेके या ओवरऑल लेके कभी भी नहीं कम होंगे। इसमें हमारा जो एक मजहबी तकबा है, इन्होंने बड़ा काम खराब किया है, इन्होंने लोगों के अंदर नफरतें बहुत फैलाई हैं। मैं तो अभी इनको यही कहता हूँ कि यार, मैंने जब आपने पहली वीडियो हमने शायद रिकॉर्ड की थी इसराइल का, जब नया नया मसला बना था, तब मैंने आपको कहा था कि जंगबंदी होनी चाहिए, और आज 14-15 दिन बाद सारे मुल्क इस बात पे इकट्ठे हो गए कि जंगबंदी होनी चाहिए। यार पहले दिन ही कर लेते। 15 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दी जा रही थी, पाकिस्तान का मीडिया ये चला रहा था हमास ने नाको चने चबवा दिए इसराइल को, हमास इसराइल फतह करने जा रहा है, हमास ने ये कर दिया, वो कर दिया, और आज ये स्टेटमेंट चल रही है कि भाई बहुत जुल्म किया जा रहा है गजा में, बहुत जुल्म किया जा रहा है फलस्तीन में, हमास के बेचारे लोग जो हैं बहुत मजलूम हैं। यानी 15 दिन बाद ही हम बेचारे बन गए। गुस्सा या दुख या बुरी लगेगी ये बातें, लेकिन देखें इनका जवाब दें। अगर किसी के पास है, मेरे चैनल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आए मेरे साथ बात करें। क्या मैं गलत बात कर रहा हूँ या दिलशाद भाई गलत बात? मतलब पहले आप ये बात करेंगे हमने नाको चने चपवा दिया, अब आप ये कह रहे हैं जुल्म हो गया, अचानक जुल्म। अब मैं देख रहा हूँ इसराइल की वहशियाना बमबारी, भाई पहले तुमने हिस्सा क्यों लिया था इसके अंदर? अब देखिए पिछले 70 सालों को कंपेरिजन करें, 14 से 15,000 लोग जो है वो उनकी डेथ हो चुकी है। अब मुझे बताएं, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 70 सालों में इतनी डेथ्स हो चुकी होंगी उनकी, जो इतने ये 15-20 दिन में 15-20 दिनों के अंदर। अभी आगे बढ़नी है, क्योंकि इसराइल ओपनली कह चुका है कि हम सीज फायर की तरफ नहीं आएंगे, हम जंग बंदी की तरफ नहीं आएंगे, जंग आपने स्टार्ट की खत्म हम करेंगे। और जैसे गजा पे आधे से ज्यादा गजा खबरों के मुताबिक ये है कि वो कवर कर चुके हैं, उसे वो जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल इसराइल वाले कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में जो नजर आ रहा है कि वो, क्योंकि रशिया ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, ईरान ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दी, प्रैक्टिकली कोई भी हमास के साथ या इस तरीके से पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट दी, कोई चक्कर नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये पूरा एरिया गजा हो गया या उससे
से आगे तक, जहां तक इसराइल वाले चाहते हैं वो अपने कंट्रोल में कर नहीं नहीं, लेंगे। अभी भी वो अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, जितनी ऑर्गेनाइज्ड उनका मुल्क है वो अभी भी ले सकते हैं। उनके पास बहुत मैन पावर भी है, उनके पास एटॉमिक पावर भी है, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत स्ट्रांग है ठीक है। गजा के मुकाबले में। ठीक है, जो फलस्तीन है उनके बहुत, लेकिन मैं अभी बाकी सारे मुल्कों से और पाकिस्तान के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनसे यही कहता हूँ कि यार जंगबंदी करें। ठीक है, बैठ के मामला को सॉल्व करें, बजाय जंग के में कुछ नहीं। जंग पाकिस्तान और इंडिया ने जंग खेल लिया, 70 सालों में कुछ नहीं मिला। ठीक हो गया। इसमें लास्ट कुछ में नहीं बस मिला। मुझे ये बता दें, ये जो जंग स्टार्ट हुई हमास की तरफ से स्टार्ट की गई, क्या मुसलमानों के लिए ये फायदा है अभी तक, या आने वाले टाइम में आपको लगे कि हाँ यार वक्ती तौर पे जाने जा रही हैं, शहीद हो रहे हैं, अभी हम शहीद हो रहे हैं, आने वाले टाइम में हम पूरा इसराइल या पूरा अपना एरिया कवर कर लेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है? यार जंग हो ना, चाहे वो कोई भी मजहब हो, उसमें उसको नुकसान ही होता है। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ, मेरी राय ये है कि कभी भी जंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा मामला पीस के साथ लेके चलने चाहिए। इंडिया के साथ है, चाहे वो इसराइल फलस्तीन का मसला है, यार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया ने भी तो मामला अपने सेटल किए हैं यार। ऐसे ही है यार दुनिया के आप बड़े बड़े नेशंस की बात करें, यूरोपियन नेशन वर्ल्ड वार हो चुकी है, उसके बाद उन्होंने रिलेशन बेहतर किए हैं यार। उनसे कुछ सीख लो यार। पहले तुम लोगों को, अल्लाह के बंदो, ये पाकिस्तान और इंडिया की आवाम की बात कर रहा हूँ यार, पहले तुम लोगों को 70 साल 100 साल तक अंग्रेज लड़ाते रहे हैं। ये इंडिया वाले अब एजुकेटेड नहीं, हो चुके हैं, अब तो वो इन चीजों वो मैं आपको बताऊं, मेरी ज्यादातर ऑडियंस इंडिया से है, वो हंसते हैं नीचे आके, मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि वो अपनी जगह पे राइट है, वो हंसते हैं आगे। यार ये देखो क्या जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। अगर कोई मौलाना या कोई किसी का मैं ऐसे पब्लिक ओपिनियन लेता हूँ, वो ये कहते हैं हम इंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, हम तो आपको एंजॉय करने के लिए आते हैं, हमारी बातों को आप वो सीरियस नहीं लेते। और ये ऑथेंटिक बात मैं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। इस टाइम जो इंडियन पब्लिक है वो बहुत ज्यादा एजुकेट हो चुकी है। उनकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनका आप देख लेना, बड़े बड़े जो इदारे हैं उनके सीईओ कौन बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, आईफोन जो लॉन्च हुआ है वो उधर से लॉन्च हुआ है, G20 हुआ वो उधर से हुआ है। तो अभी वो बहुत ऊपर जा रही है। अब क्रिकेट में देख लें, फिल्म इंडस्ट्री में देख लें, सोशली देख लें, इकोनॉमी देख लें, हर तरह से वो आपसे आगे है। तो भाई आप अपनी हरकतों पे गौर करें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, और जंग छोड़ दें और आवाम को ट्रू पिक्चर दिखाएं। ठीक है, जो रियलिटी है वो दिखाएं, रियलिटी है वो दिखाएं, क्योंकि रियलिटी सामने आनी ही आनी है। आज हम झूठ बोल लेंगे, कल झूठ बोल लेंगे, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जैसे आज हमारे सामने वो सच सामने आ रहे हैं जो 1971 में हमने झूठ बोले थे, आज वो सच सामने आ रहे हैं। ऐसे ही आज जो झूठ बोल रहे हैं वो 15, 20, 25 साल बाद सामने आएंगे, लेकिन तब फायदा नहीं होगा, तब बहुत नुकसान हो चुका होगा, हम बहुत पीछे रह चुके होंगे, ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। दिलशाद भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनकी बातों में लॉजिक्स होता है, अगर कोई किसी को लगता है ये गलत बात करते हैं, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम डिबेट करेंगे। और दिलशाद भाई, लास्ट में जो मुझे आजकल मैं ज़्यादा चीज़ फील कर रहा हूँ कि यार ऑडियंस ज़्यादा इंडिया से है, हमें पाकिस्तानी पब्लिक को समझाने की ज़रूरत है। नो डाउट उनको भी खबर जाती है कि पाकिस्तान के लोग क्या सोच रखते हैं, लेकिन यह कि हमने अगर समझाना है तो पाकिस्तानी यूथ को समझाना है। क्या आपको लगता है पाकिस्तान मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल, या हम अपने तौर पर जो बेहतर कर सके, क्या ऐसा करना चाहिए कि यहाँ के लोगों को, ये जो लोग मौजूद हैं, कोई यूथ मौजूद है, उन्हें समझ लगे? यार देखिए, सबसे पहले तो हमारे मीडिया को वैसे कंट्रोल किया जाता है। हमारा मीडिया कोई सच्ची बात बताता नहीं है। ठीक है, हमारे मीडिया पे सिर्फ झूठ चल रहा होता है और उसको पीछे कुछ हैंडलर्स हैं। ठीक है, हैंडलर्स हैं, सबको पता है, वो सिर्फ मीडिया नहीं, वो तो पॉलिटिक्स होगी, कोई भी फील्ड, वो लोग समझ गए होंगे पाकिस्तानी अवाम के हैंडलर्स में किन की बात कर रहा हूं, वो उसको हैंडल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो राय हमवार करें, लोगों को रियलिटी बताएं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब यार देख लेना यार, आप यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच करेंगे, दूसरे दिन आपको एक डाला आएगा काले रंग का, वीगो डाला, वो आपको उठाएगा और ले जाएगा, और 4 महीने बाद पता ही नहीं चलेगा कि आप इस टाइम किधर मौजूद हैं। नो डाउट, अभी हम बहुत कोशिश करते हैं कि ओपनली बात करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में डर रहता है कि यार ये बात नहीं। मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि यार अभी मैं जिस स्टेज पे आके बात करता हूँ, यकीन माने इससे मैं और ऊपर स्टेज पे जाके बात करना चाहता हूँ, रियलिटी। लेकिन मसला ये है कि हमारे पीछे हमारी फैमिलीज हैं और बाकी सारी चीजें हैं, जिस वजह से हम खुल के बात नहीं कर पा रहे। इसलिए कभी इंशाल्लाह मेरा बाहर जाने का प्लान है, कभी मैं इंशाल्लाह बाहर गया तो फिर आपको पूरी हकीकत बताऊंगा। आपको तो ये कहा जाएगा ना, ये एजेंट बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये इंडिया से फंडिंग लेता है और यहाँ पे पाकिस्तान को डिग्रेड करता है, ये है वो है। यार जिस मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दे गया, में हमारी क्या, जिस मुल्क में हमारे जो लीडर हैं जिन्ना साहब, ठीक है, रहमतुल्लाह अलैह, उनको जनाबे आला खराब एम्बुलेंस दी गई। ठीक है, ये तो हमारी चीजें हमारे सारे सबके सामने हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे गद्दारे वतन करार देना बहुत आसान काम है। मैं भी यही कहूंगा कि अगर इधर पाकिस्तान में किसी को गद्दारी का टैग लगाया जाता है, उसका मतलब ये है कहीं ना कहीं वो बंदा, वो शख्स पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर रहा है या करना चाहता है। कोशिश रहती है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आवाज उठाई जाए, जो दुनिया में इस टाइम इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें चल रही हैं पाकिस्तानी यूथ को वो बताई जाए, क्योंकि हमारा मीडिया उन चीजों से बहुत दूर रखे हुए है हमारी यूथ को। जब जहां तक हमसे पॉसिबल होता है हम करते हैं। आपको दिलशाद भाई की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।